हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स पूरे जुलाई में जो हुए हैं। तो ये एक तरह से क्विक रिवीजन है पूरी जुलाई के करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ यानी कॉल सेंटर्स कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी वर्क फ्रॉम होम के डायरेक्शंस जारी किए गए हैं और ये 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय जो है वो कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई के अंत तक डेली लगभग 50,000 के आसपास केस निकल रहे हैं। तो जिस तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, यही कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये पीक पर होगा। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2020 तक आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त में होता है ये के उपलक्ष्य में झंडा फहराया। तो यह महोत्सव हर साल दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है और वहीं पर यह झंडा फहराया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है, तो यह आयोजित करना चाहता है यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके लिए घोषणा भी कर दी गई है तारीखों की। यूएई में 19 सितंबर से होगा आईपीएल और 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको पता हो अगर, तो जुलाई के अंत तक यूनाइटेड अरब अमीरात में पर्यटन को भी शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और सारे सुरक्षा मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फ़्लाइट्स वगैरह चलने लगी हैं संयुक्त अरब अमीरात में और यहाँ पर पर्यटन भी शुरू कर दिया गया है। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात में ही सितंबर के महीने में आईपीएल 2020 का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव या सूत्र कह रहे हैं कि ये होगा। रीति हो गया है, तभी आया है ये न्यूज़ में। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन कौन सा है। तो यह भारत नाम का ड्रोन है। आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, देश का नाम भी भारत है और ड्रोन का नाम भी भारत ही है। और यह मुख्य रूप से भारत चाइना सीमा पर चल रहे विवाद के कारण भारत की आर्मी को दिया गया है, जिससे भारत और चाइना की सीमा पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर निगरानी रखी जा सके। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। अगला पॉइंट कह रहा है, उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है। बदलकर क्या रखा गया है, रंगबत्ती। और ऐसा किस लिए किया गया है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती बिलुंग रख दिया है। क्योंकि यह जो लोकप्रिय गीत है रंगबत्ती, इसके गीतकार जो हैं मित्रा भानु गोंटिया, इनका जन्म इसी गांव में हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु, डोकलाम विवाद अगर आपको याद हो तो भूटान और चाइना के बीच में हुआ था, को समाधान पैकेज के प्रस्ताव दिए हैं। तो यह प्रस्ताव दिया गया है चाइना की तरह। ये एक तरह का कूटनीतिक कदम है जिसमें भूटान को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया जा रहा है चाइना के द्वारा। जो डोकलाम भारत और चाइना के बीच में विवाद था भूटान की सीमा पर, उसी को देखते हुए यह फैसला चाइना ने लिया है, जिससे कि वो भूटान को अपनी तरफ मिला सके। खैर, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी पर जो प्रतिबंध लगा है उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है। सोनू सूद ने, हाँ आपको याद होगा, महाराष्ट्र से कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का काम किया था। और अब प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए, श्रमिक जो हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, प्रवासी रोजगार ऐप। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है सोनू सूद ने श्रमिकों को हेल्प करने के लिए।
इसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, तो ह्यूस्टन में चाइना की जो एम्बेसी है उस पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने, और वहां से जितने भी अधिकारी थे चाइना के उन सबको वापस भेज दिया गया। यानी ह्यूस्टन में जो चाइना की एम्बेसी थी अमेरिका में, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और अन्य जो एमएनसी हैं यूएसए में चाइना की, उन्हें भी बंद करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल की शुरुआत की है। वेस्ट टू एनर्जी, इसमें कचड़े से एनर्जी बनाई जाएगी, और यह योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रावत मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ में है, जिससे याद रहे आपको। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो यह अभियान लॉन्च किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इतना सारा नुकसान हुआ, नीरव मोदी पैसे लेके भागे, लेकिन उसके बाद भी देश की और जनता की भलाई के लिए इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो इसे आपको याद रखना है, किस बैंक ने किया था? पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला पॉइंट कह रहा है वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ आप इमेज से देख पा रहे होंगे, इमेज में 3 नेता बने हुए हैं। लेफ्ट से हम शुरू करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के। बीच में हमारे शी जिनपिंग जो हमारे चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और सबसे किनारे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के हैं। तो भारत और चाइना के बीच तनाव कम करने के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। यह आपको इनमें से याद रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? साहिल सेठ जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज से, साहिल सेठ हैज़ ऑनरेरी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स आपको याद ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का सहयोगी संगठन। इसके सीसीआई के सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? साहिल सेठ जी को। इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानमेन 1 को नानचांग, इतने अजीब नाम है तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये चाइना का अंतरिक्ष यान है, जो लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। किस? नानचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। कौन सा मंगलयान? जांच तियानमेन 1। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है मंगलयान। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जिस राज्य ने काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकारिता प्राप्त की है। तो ये गुजरात में है प्लांट। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। और इसकी 3rd यूनिट यानी तीसरी इकाई भी शुरू की गई है, जिससे हमें ऊर्जा उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएमडीसी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं सुमित देव जी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। आप देख पा रहे हैं इमेज में, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है? तो आप इमेज में देख पा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा की है कि जो भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर 1 लाख तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। तो 2 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना। ये नियम और कठिन होने चाहिए जिससे लोग इस महामारी की गंभीरता को समझें। अगला पॉइंट कह रहा है पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये पुदुचेरी सरकार ने घोषणा की है। इमेज से याद रखिएगा यहाँ के राज्यपाल कौन है? किरण बेदी जी। काफ़ी विवाद चल रहा था अभी केंद्र सरकार और पुदुचेरी सरकार के बीच में, चलता ही रहता है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है गवर्नर या एलजी के माध्यम से राज्य सरकारों को
कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करती ही रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान में, नहीं तो दिल्ली में, नहीं तो एमपी में चलता ही रहता है इनका। अगला पॉइंट कह रहा है जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पेश करने वाली है। ये हो ही गया है, लगभग पेश करने वाली नहीं है, ये लगभग अंतिम मुहर लग जाएगी, औपचारिकताएं मात्र बाकी हैं, और ये हरियाणा में हुआ है। इस सबसे पहला राज्य जिसने 50% आरक्षण प्रदान किया था पंचायती राज चुनाव में वो बिहार था। हालांकि 1992 में जब 72वें का संवैधानिक संशोधन के साथ में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तब 1/3 सीट यानी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित थी, लेकिन जिसे बाद में राज्यों ने अलग अलग तरीके से बढ़ाया, और सबसे पहले बिहार ने 50% किया, और अब हाल ही में जुलाई 2020 में हरियाणा ने भी 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है। पंचायती राज चुनाव, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कब आया था? 1992 में 72वां संवैधानिक संशोधन था, याद रखिएगा, इसे कभी कभी पूछ देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना, नवीन पटनायक जी को देख लिया है आपने, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये उड़ीसा राज्य में है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, तो यह किया गया है उड़ीसा राज्य में। इमेज में आप देख पा रहे होंगे 5 लाख न्यू बेनिफिशियरी टू बी एडेड इन मधु बाबू पेंशन योजना, और ये सभी कैसे होंगे? ट्रांसजेंडर। न्यू बेनिफिशियरी टू बी एडेड फ्रॉम 15 दिसंबर एंड 40,000 आर्टिसंस टू गेट असिस्टेंस इन मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्कीम्स बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड टू नवीन पटनायक एंड उड़ीसा। कोई भी पूछी जा सकती है इनमें से। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल। एक पॉइंट तो यहीं से आपको याद रखना है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय कौन है? रमेश पोखरियाल जी। इन्होंने निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है वो है मनोदर्पण। एक पहल शुरू की गई है जिसमें छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का नाम क्या है? मनोदर्पण। किसने की है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है 23 जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, तो ये श्रीलंका सरकार ने घोषणा की है कि रावण जिस रास्ते से पुष्पक विमान से आया गया था इंडिया, वो उन रास्तों पर जो है शोध करेगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे जो पंचवटी से श्रीलंका का शॉर्टेस्ट रूट है वो रावण को कैसे पता था, मेन हमें ये जानना है। ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं गया, वो सीधा ही सीधा क्यों गया, जो आज के टाइम का, खैर छोड़ो इसको। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा, जोरम मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है मिजोरम में। मिजोरम का जोरम याद रखिएगा, याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिजोरम का जोरम नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि किसने इनॉग्रेट किया था? इनॉग्रेट किया था श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई योजनाओं को इन्होंने इस जुलाई के महीने में इनॉग्रेट किया है, जिनमें से एक है जोरम मेगा फूड पार्क। कहाँ पर? मिजोरम में। पंजाब में भी उन्होंने कुछ किया था, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90, जो रशिया से हम लोग लेते हैं, T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउ मतलब वो जब टैंक चलता है तो उसके लिए टैंक माइन बिछाई जाती है। दुश्मन बिछाता है कि टैंक आए तो उड़ जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो माइन पहले से ही प्लाउ मतलब जमीन से खोदकर बाहर निकाल देगा, जिससे टैंकों को कोई भी नुकसान ना हो। तो वो टैंक प्लाउ मशीन, जो माइन प्लाउ मशीन है, वो खरीदने हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एक कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वो ये प्रोडक्ट बनाती है। बुलडोजर, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, डंप ट्रक्स एक्सेट्रा, देख पा रहे होंगे आप इमेज में, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है BEML। इसके साथ 557 करोड़ रुपए का अधिग्रहण एक किया गया है कि आप हमें ऐसी मशीनें बना के दो जो टैंक के आगे आगे चले और माइंस जो हैं उन्हें प्लाउ या उन्हें बाहर निकाल दे, जिससे हमारे टैंकों को कोई नुकसान ना हो। तो ये एक तरह से ये एक तरह से डिफेंस प्रोजेक्ट है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। कितने करोड़ का समझौता है? 557 करोड़ रुपए का। किन टैंकों के लिए? T-90 टैंकों के लिए। कितनी मशीनें हैं? 1500, लगभग 1500, 1512 माइन प्लाउ मशीन। ठीक है, इसके बाद हम अपनी अगली
न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन ने कोरोना संकट से निपटने हेतु तो हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? 12 करोड़ लोग खाली इंडिया में बेरोजगार हैं। खैर, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु तो 750 अरब यूरो, एक यूरो 80 रुपए से ज़्यादा का है इस समय, 750 अरब यूरो, इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो शायद गिन भी ना पाएँ बहुत सारे लोग। 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है कोरोना संकट से निपटने हेतु। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये है टू सपोर्ट द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उससे निपटने के लिए इस फंड को बनाया गया है यूरोपियन संघ ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में जितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है, 16 करोड़। दिक्कत ये नहीं है कि कोरोना की वजह से 16 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, दिक्कत ये है कि उनके पास अब खाने के लिए भी नहीं है। घर नहीं होगा तो एक बार वो जिंदा रहेंगे, पर खाने के लिए नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेंगे। वो आर स्टार्विंग इन वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉकडाउन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और ये वो लोग थे जो माइग्रेट थे, एक दूसरे शहरों या दूसरे देशों में जाकर रह रहे थे, रेंट पर रह रहे थे, और रेंट ना चुका पाने की वजह से इनको अब अपने घरों से निकाल दिया गया है, या इनको अपने घरों से या अपने रेंट हाउस से बाहर जाना पड़ा है। 16 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बेघर हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। अकेले 12 करोड़ नौकरियां तो इंडिया में गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं, ये फर्स्ट हैं, इन्होंने नाम कमाया है। कौन है ये? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है जुलाई में, आपको पता होगा। लंदन में ही चल रही, इंग्लैंड में ही चल रही है, यूनाइटेड किंगडम में ही चल रही है सीरीज़। वहाँ पर गेंद पर कुछ ज़्यादा लाड़ लगा रहे थे ये, जिसकी वजह से डॉम सिम्बले, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, डॉम सिम्बले, जिनको आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर बनाया गया, और इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कई मैचों के लिए अब। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं वो कौन है? वो है बेन स्टोक्स। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बेन स्टोक्स। टेस्ट रैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो टेस्ट में ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर है बेन स्टोक्स, पॉइंट है इनके 497। सेकंड पॉइंट पर है जेसन होल्डर, पॉइंट है 459, और थर्ड पर है रवींद्र जडेजा इंडिया से 397। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो रविचंद्र अश्विन भी हैं 281 पॉइंट के साथ। अगर हम डिफरेंस देखते हैं 5th और 1st के बीच में तो लगभग 2 गुना है, लेकिन ठीक है, टॉप 5 में इंडिया के 2 प्लेयर हैं, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं पॉइंट, हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना शुरू की गई है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि 2020 और 21 जो वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में लोगों के घरों में राशन डिलीवर किया जाएगा, और इस योजना की शुरुआत की गई है। और इससे जो 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम सरकार, असम ईस्टर्न स्टेट आपको पता होगा, चाय के लिए बहुत फेमस है। असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ नहीं, अभी भी बाढ़ चल रही है, जिसमें हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है, असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें 108 जानवरों की मौत हो गई है जिनको रिकॉर्ड किया गया है। बाकी जो हुई हैं वो तो हुई हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है, प्लस ये कहाँ पर है? भारत के असम राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक नेता थे, उनकी हत्या हो गई थी, तो इसी वजह से शायद ये योजना आई है। ध्यान रखिएगा, 25 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा जितने भी जम्मू और कश्मीर प्रशासन के शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, उन सभी को 25 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर। अगला पॉइंट कह रहा है वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन
ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। चाइना के लगातार इंटरफेयर के चलते हांगकांग के साथ ब्रिटेन ने भी अपनी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी उसे रद्द कर दिया है। हालांकि और भी देश हैं जिन्होंने चाइना हांगकांग के साथ अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को रद्द किया है, जिसमें ब्रिटेन भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर, ईस्टर्न हिंद महासागर किधर पड़ेगा? ईस्टर्न हिंद महासागर पड़ता है इंडिया के ईस्ट में, इंडोनेशिया तक में पहली सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा, नाम तो याद आधे लोगों को नहीं रहेंगे बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिससे अगर ऑप्शन में आए तो टिक कर लें। सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है, तो यह खोज की गई है सिंगापुर के द्वारा, सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा। जैसा कि हम इमेज में आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा जीव है ये, कॉकरोच का बड़ा भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 35th, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एक मुश्त यानी एक साथ वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है, तो समाधान से विकास नामक योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और किस लिए शुरू की है? टू रिकवर ईडीसी ड्यूज, यानी जितना भी उसका बकाया है टैक्स वगैरह उसे वसूला जा सके, इसके लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है। किसने? हरियाणा ने, रावत जी की सरकार। फिर से देखते याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो थे हमारे लालजी टंडन जी। काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं लालजी टंडन जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और इनकी मृत्यु के बाद क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा कि इनकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया किसे गया है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी सत्ता का बहुत ज़्यादा कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में चलता रहता है। विधायक पूरे नहीं, मेजॉरिटी नहीं है किसी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है, तो मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था और इसे कैंसिल कर दिया गया है। वैसे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में होना था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों देश मिल के करा रहे थे, लेकिन अभी ये स्थगित कर दिया गया है और शायद 2022 में ही होगा, इसका फैसला भी नहीं किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन वही जो पीवी सिंधु खेलती हैं, याद रखिएगा, पीवी सिंधु ओलंपिक पदक विजेता के अध्यक्ष विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितनी बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया, यानी कि अब विश्व बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कोई भी 4 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 4 बार ही बन सकता है अध्यक्ष, उसके बाद वह अध्यक्ष बनने योग्य नहीं रहेगा, किसी और को मौका मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्वांगीण विकास के लिए, वैसे यूपी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत कम पाई जाती हैं, भील प्रजाति पाई जाती है, वो भी सिर्फ सोनभद्र और ईस्टर्न यूपी साइड में, बहुत कम एसटी हैं यूपी में, लेकिन फिर भी अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। छतरी योजना आप इमेज में देख पा रहे होंगे, छतरी बनी हुई है और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं हम अभी आपको बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई है अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्वांगीण विकास के लिए। क्या है नवीन रोजगार छतरी योजना? इसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खातों में भेजे गए 17.42 करोड़ रुपए। दूसरा पॉइंट क्या है, इस वर्ष के प्रथम त्रैमास में 1,77,491 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। तीसरा पॉइंट कह रहा है 10 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। अगला पॉइंट कह रहा है, योजना का उद्देश्य समाज में संतुलन स्थापित करना है। किसी को बैसाखी पकड़ा के आप संतुलन कैसे स्थापित करेंगे, पर फिर भी सरकार प्रयास कर रही है। शिक्षा का स्तर आपको बढ़ाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि संतुलन स्थापित हो, शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, कौन है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री? हमारे आर.के. सिंह जी। मास्क में आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इनके कुर्ते से पहचानिए, ये इसी ड्रेस में रहते हैं।
क्लेंसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। तो ये दिल्ली में किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी ये योजनाएं मेट्रो सिटीज़ में आती हैं, या तो मुंबई या तो बेंगलुरु या दिल्ली या चेन्नई, तो ये दिल्ली में फिलहाल किया गया है, देश की राजधानी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी के द्वारा क्लेंसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम, किस आईआईटी संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। तो ये तैयार किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास संस्थान। इसमें आप देखेंगे अगर तो तमस्वती घोष जी जो हैं वो सीईओ हैं आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल की, और इन्हीं के द्वारा जुलाई के तीसरे सप्ताह में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया गया है कोरोना पीड़ित मरीजों की मदद के लिए। सब कुछ आजकल कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए ही हो रहा है, बाकी समस्याएं तो सामने ही नहीं आ रही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, ये पॉइंट अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। वेस्ट टू एनर्जी रिलेटेड है उत्तराखंड से। इतना कचरा इंसान फैला रहा है कि अब हमें उसी से सड़कें और एनर्जी बनाने की ज़रूरत है, या उसी को हमें रिसाइकिल करना पड़ रहा है। कैसे बनेगी इसके बारे में डिटेल देखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सबसे पहला कहाँ लगा है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा, लेकिन ऐसा आसाम में भी पहले से हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इन सब का प्रयोग ना के बराबर किया जाएगा या नहीं ही किया जाएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि हमें पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी वजह से हमारी लैंड इनफर्टाइल होती जा रही है। जितना ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यानी जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, लैंड हमारी उतनी ज़्यादा डिग्रेडेट करेगी। इसीलिए एकमात्र तरीका है टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक लौता तरीका जिससे हम भविष्य में भी अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना। और साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखना है आपको, ऐसा सभी राज्यों को करने की ज़रूरत है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डालोगे, आपकी जो फील्ड्स होंगी वो क्रॉप कल्टिवेट नहीं कर पाएंगी। इस योजना के तहत क्या है देख लीजिए, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के अंतर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहन दे रही है मोदी सरकार। वर्ष 2015 से 2020 के दौरान योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि 1632 करोड़ रुपए है। जब सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही है तो 1632 करोड़ रुपए कहाँ गया? 2015-16 से 2017-18 के दौरान योजना के प्रथम चरण के लिए आवंटित धनराशि 947 करोड़ रुपए, और 2018 से 19 और 19 से 20 के लिए मध्य द्वितीय चरण के लिए स्वीकृत धनराशि 685 करोड़ रुपए। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मैन्योर का इस्तेमाल करना है, कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना है, और यही एक तरीका है जिससे हम अपनी भूमि को भविष्य में भी उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए एक सहयोग संगठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल, आप पीएम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं ये, और राइट साइड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है साइबर हमलों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, फीफा ने घोषणा की 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कतर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। हम लोग फिर से गल्फ कंट्रीज़ की तरफ ही जा रहे हैं। स्टेडियम आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार बना हुआ है। फीफा 2022 विश्व कप कहाँ पर होगा? कतर में होगा। याद रखिएगा, 2 साल के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, मोदी जी के सोशल साइट्स ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो सोशल साइट ट्विटर पर खैर फॉलोअर खरीदे भी जाते हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी जी हमें ईमानदार लगते हैं। 6 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं इनके, 6 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं, 60 मिलियन, और इसी के साथ ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तीसरे स्थान पर इनके, अगर हम बात करें पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी हैं, और उनके फॉलोअर 120 मिलियन है, यानी लगभग दुगने।
उसके बाद दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जी के फॉलोअर हैं, और तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी जी के, यानी कि हम सिर्फ अमेरिका से पीछे हैं। कोरोना केसेस में भी ब्राज़ील से भी हैं, तीसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है, तो यह मिशन है होप मार्स मिशन। यूएई का मिशन मंगल, अरब देशों की पहली होप। आपको बता दें कि मंगल मिशन चलाने वाला ये पहला मिशन होगा, मंगल मिशन यूनाइटेड अरब अमीरात का, और ऐसा करने वाला ये चौथा या पांचवा देश ही है। चाइना, रशिया, इंडिया और अमेरिका के बाद ये पांचवा या छठा देश ही है जिसने मंगल मिशन की तरफ कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा था, न्यूज़ आई थी। खैर, अगला पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद वाला गेम, घोड़ा हाथी होता है जिसमें। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत की सबसे अमीर महिला। भारत की सबसे अमीर महिला, वैसे मैं नीता अंबानी को देखना चाह रहा था यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? रोशनी नाडर जी, आप इमेज देख पा रहे होंगे, HCL टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोई महिला ऊंचे पद पर पहुँचती है तो बहुत सम्मान की बात है। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। रोशनी नाडर या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स इनिशिएटिव का भी हिस्सा हैं। 28 साल की उम्र में कंपनी की CEO बन गई थी। 100 दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी इनका नाम है। 54वें नंबर पर थी 2019 की फोर्ब्स की सूची में, यानी 2019 में जो फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट आई थी 100, उसमें 2019 में रोशनी देश की सबसे अमीर महिला थी। इसके बाद इनके बारे में और देखते हैं। HCL कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव और CEO रही हैं, और अब इन्हें चेयरपर्सन भी बना दिया गया है। HCL टेक्नोलॉजी की बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन भी रही हैं ये, और ये मुख्य चेयरपर्सन गई हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टर्स की डिग्री है इनके पास। यह डिग्री इन्होंने इंडिया में नहीं ली है, यह डिग्री इन्होंने अमेरिका के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्राप्त की है, फॉरेन रिटर्न। टोटल संपत्ति जो है इनकी वो 31,400 करोड़ रुपए की है। 31,400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये 2019 में भारत की सबसे अमीर महिला थी रोशनी नाडर जी। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या रहा है, उद्योग मंडल फिक्की FICCI जो 1928 में स्टैब्लिश हुआ था गांधी जी के सुझाव के बाद। याद रखिएगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? 20%। ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी नौकरियां गई हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट टीचर या प्राइवेट स्कूल्स, खैर उसको भी बंद करते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक तो है हमारी निर्मला ताई राइट साइड में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही हैं वो फिक्की की हेड हैं संगीता रेड्डी जी। लेफ्ट साइड में संगीता रेड्डी जी हैं, फिक्की की हेड हैं वो, और राइट साइड में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यह हर वर्ष जारी की जाती है। क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का सेंट्रल बैंक है, 1934 में एक्ट पास हुआ था, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है। नवीनतम संस्करण हाल ही में जारी किया गया है जुलाई में। RBI ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट GNPA, या वो पैसा होता है जो लोग लोन ले लेते हैं लेकिन बैंक को वापस नहीं करते हैं। ठीक, बैंक से पैसा लेने के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो वापस करते हैं, और जो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं उनको देश छोड़कर ही जाना पड़ता है। मजाक था ये। GNPA का अनुपात जो है वो 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है। यानी लोग पैसा ले तो रहे हैं लेकिन चुका नहीं रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का, सार्वजनिक क्षेत्र में 21 बैंक हैं टोटल, आपको याद रखना होगा, जिनका मर्जर किया जा रहा है, और मर्जर के बाद ही काफ़ी कम हो गए हैं, और इसके बाद भी और मर्जर करके 4 ही बैंक रखने का सुझाव दिया गया है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों
का जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 में बढ़कर 15.2% हो जाएगा। यानी अगले एक साल में भी लोग जो है पैसा वापस देने के मूड में नहीं है, और कोरोना की वजह से तो अब बहाना भी मिल गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। 25 जुलाई 2020 को किया गया है गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, शहद की जांच करने के लिए हमने प्रयोगशाला बनाई है। हमारे गांव में तो पानी में डालकर ही कर लेते हैं फिलहाल। सेटअप बाय एनडीडीबी इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वेयर इन गुजरात। In Gujarat, India's first honey testing laboratory has been set up at the National Dairy Development Board ND2B का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। इनॉग्रेटिंग द फैसिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है ऑन 24 जुलाई। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, सेड, क्या कहा इन्होंने? द न्यू लैब विल टेस्ट हनी एज पर द नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय द फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI। अगर आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते होंगे तो उस पर पीछे आपको FSSAI का सिंबल या लोगो दिखता होगा, प्रिस्क्रिप्शन दिखता होगा, मानक जब होता है स्टैंडर्ड तो वो दिखता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है द प्योरिटी ऑफ हनी एडल्ट्रेशन। केमिकल एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है। केमिकल सब्सटेंस रेजिड्यूज का मतलब जो बचे हुए अवशेष होते हैं। हैवी मेटल्स और एंटीबॉडीज कैन बी चेक, ये सब चेक किया जाएगा इस प्रयोगशाला के द्वारा। अब इतना मेहनत किए हैं तो सब कुछ चेक करेंगे ना। पूरा न्यूज़ क्या कह रहा है इसका? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा आनंद गुजरात में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से की गई है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मुख्यमंत्री पालन और शहद मिशन NBHM को मंजूरी दी है, यानी 2022 तक के लिए। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निर्मला ताई फिर से आ गई है और इनके लेफ्ट साइड में है, इनके राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में है अनुराग ठाकुर जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इस पूरी न्यूज़ क्या है। पूरी न्यूज़ ये कह रही है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स CBDT ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस विभागीय प्रकाशन ई जनरल शामिल है। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 24 जुलाई 1860 को पहली बार भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। अगली न्यूज़ क्या कह रही है? अगली न्यूज़ कह रही है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? तो यह गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है और यह मदद करेगा सूचनाओं के कलेक्शन में। कैसे? देखते हैं पूरी न्यूज़। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT नेटग्रिड के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को CBI, प्रवर्तन निदेशालय और NIA सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा करेगा। इसके बाद आज की आखिरी न्यूज़ कह रही है नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा आप देख पा रहे होंगे जो जलमार्ग का उपयोग शुल्क है। जलमार्ग 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है मरीन और दूसरा होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मरीन वो जो समुद्र के रास्ते इस्तेमाल किया जाता है और इनलैंड वो जो नदियों और नहरों के रास्ते किया जाता है। तो अगले 3 साल के लिए इनके उपयोग शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की गई है नौवहन मंत्रालय के द्वारा।
पूरी न्यूज़ कह रही है कि केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। अंतर्देशीय यानी कि जो देशों के बीच में जलमार्ग हैं, परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिससे देशों के बीच में जो व्यापार है उसे बढ़ाया जा सके। ये एक तरह का ट्रेड बैरियर हटाया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाज़ों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था। इस छूट से 2022-23 यानी कि अगले 3 साल तक अंतर्देशीय जलमार्गों यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। इतना व्यापार कर लिया जाएगा। तो ये थे आपके जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एक क्विक रिवीजन। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।